नमस्कार मित्रों। मैं मुक्तिबोध साहित्यिक मंच के संयोजक बंधुवर सूर्य नारायण के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने प्रेमचंद के भारत पर बातचीत करने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। मैं आभार भी प्रकट करता हूं और थोड़ी शिकायत भी है। शिकायत यह है कि विषय इतना विस्तृत है और इस विषय के फलक आयाम इतने ज्यादा हैं कि ऐसे विषय पर बोलने के लिए मैं शायद उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि इसके जो फलक हैं वो बहुत व्यापक हैं। बात नवजागरण की भी है। नवजागरण का वितान अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत फलक की मांग करता है। प्रेमचंद हम सब जानते हैं कि 36 में विदा हो गए थे। तो प्रेमचंद के समय तक भारत के विभाजन की कोई तस्वीर नहीं बनी थी। तो एक जिसको अखंड भारत कुछ लोग कहते हैं, वो अखंड भारत का पूरा भूगोल प्रेमचंद के दिलो दिमाग में, जहन में रहा होगा। फिर नवजागरण से उपजे हुए जो सवाल थे, वो सारे सवाल हमें प्रेमचंद के साहित्य में दिखाई पड़ते हैं। चाहे वो किसानों की बेहतरी का मामला हो, हिंदू और मुसलमान की एकता का मामला हो, अछूत और दलित को बराबरी दिलाने का मामला हो, स्त्री का प्रश्न हो, तो ये सारे प्रसंग ये विषय कवर करता है। तो एक तो जैसा कि मैंने कहा कि इतने बड़े फलक पर बातचीत करने की मेरी लियाकत नहीं है, फिर भी सूर्य नारायण जी ने ये विश्वास किया है तो मैं कोशिश करता हूं। और जाहिर है कि एक व्याख्यान में इतने सारे पहलुओं को समेटना भी संभव नहीं है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि एक पहलू को उठा करके उस पर बातचीत करूं। प्रेमचंद के भारत पर विचार करते हुए दो बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो भारत की जो छवि औपनिवेशिक दबाव में और प्रभाव में बन रही थी, और उस आलोक में एक भारत की छवि निर्मित हो रही थी। जैसे औपनिवेशिक शासन ने दो तरह का काम किया। एक तो भारत को हीन बताने की कोशिश की, और भारत की जो विशेषताएं बताई भी तो वह वर्तमान में दिखाने की बजाय और देखने की बजाय
सुदूर अतीत में ले गए, और अतीत में ले गए तो वहां भी भारत की एक खास तरह की छवि बनाई। जैसे यह कि भारत एक आध्यात्मिक देश है। मित्रों, आध्यात्मिक होना कोई कोई नकारात्मक बात नहीं है, अच्छी बात है, और हम हैं भी आध्यात्मिक देश। लेकिन जो औपनिवेशिक प्रभाव में जो आध्यात्मिकता की छवि निर्मित हुई, वो छवि भारत की मुकम्मल छवि नहीं थी। तो शास्त्रों के आधार पर, धर्म ग्रंथों के आधार पर, आध्यात्म चिंतन के आधार पर एक भारत का ढांचा उपनिवेशवादियों ने बनाया, और उस पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं हुई। जहां वो हमको हीन दिखा रहे थे, प्रतिक्रिया करके प्रतिक्रिया में हम आए, और जहां वो हमारी श्रेष्ठता का निरूपण कर रहे थे, उस श्रेष्ठता के निरूपण में भी हम उनके प्रभाव में आकर के यह मानने लग गए कि हम एक आध्यात्मिक देश हैं, हम एक धार्मिक देश हैं, और हमारे जीवन में धर्म ही सब कुछ है। धर्म हमारे जीवन का बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ इसलिए नहीं है कि धर्म भी हमारे एक भौतिक समाज के भीतर उसको जगह मिलती है। तो उस समय जो भारत की खोज हुई, उसमें बहुत सारे लोग उस औपनिवेशिक प्रभाव में आकर के या तो प्रतिक्रिया कर रहे थे या प्रभावित हो रहे थे। लेकिन कुछ ऐसी शख्सियतें थीं जिनकी भारत की खोज उस औपनिवेशिक प्रभाव से भिन्न थी, अलग थी, और भारत के संदर्भ में, भारत की मिट्टी के संदर्भ में उनकी भारतीयता थी, उनका भारत था और उनकी भारतीयता थी। इसीलिए जहां पर यह लगे कि हम अलग से भारतीय होने की कोशिश कर रहे हैं और दिख रहे हैं, ये समझना चाहिए कि इस तरह की प्रवृत्ति अपने सहज भारतीय होने से पर भरोसे का न होना है, और कुछ चिन्हों के साथ, कुछ प्रतीकों के साथ जोड़ करके भारत या भारतीयता की कल्पना औपनिवेशिक प्रभाव के भीतर पैदा हुई थी। मैं कहना ये चाहता हूं कि प्रेमचंद उस औपनिवेशिक प्रभाव से अछूते थे, और उनका जो भारत है और उनके भारत की जो संकल्पना है, वह भारत भारत की मिट्टी से, भारत के समाज से बना हुआ था। और मुझे इस पर बातचीत करते हुए टैगोर की कविता ध्यान आई। आप सबके ध्यान में होगी, भारत तीर्थ। भारत तीर्थ कविता में टैगोर कहते हैं कि हे आर्य, हे अनार्य आओ, हिंदू मुसलमान आ जाओ तुम, अंग्रेज ख्रिस्तान आओ, मन को पवित्र कर आओ ब्राह्मण, सबके हाथ पकड़ो, हे पतित आओ, अपमान का सब भार उतार दो, माँ के अभिषेक के लिए शीघ्र आओ, सबके स्पर्श से पवित्र किए हुए तीर्थ जल से मंगल घट तो अभी भरा ही नहीं गया है,
इस भारत के महामानव के सागर तट पर। तो जैसी एक उदात्तता और एक समावेशिता टैगोर की इस कविता में, गीतांजलि में ये कविता है, जैसी संकल्पना टैगोर की एक व्यापक दिखाई पड़ती है। भले ही प्रेमचंद ने ऐसी कोई कहानी या कविता या निबंध न लिखा हो, लेकिन उनके साहित्य में हमको जो भारत की छवि मिलती है, वह भारत की छवि इतनी ही व्यापक है। एक जाहिर है कि वह नवजागरण का समय था और नवजागरण के मनुष्यों ने एक समस्या की ओर अवलोकन किया, और अवलोकन यह किया कि हमारे जो आदर्श हैं आध्यात्म के और धर्म के, वह बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही ऊंचे हैं, लेकिन उनका जो व्यावहारिक रूप है, वो व्यावहारिक रूप एकदम उलट है, एकदम भिन्न है। इस बात को बहुत सारे लोगों ने लक्षित किया, खास तौर से विवेकानंद ने अमेरिका से लौटने के बाद भारत भर में जो व्याख्यान दिए, उन व्याख्यानों में का सार तत्व यही है कि हमारा आध्यात्मिक चित्त हमारी जितनी आदर्श है, जितनी व्यापक है, जितनी उदात्त है, हमारा व्यावहारिक धार्मिक आचरण उसके ठीक उलट है। प्रेमचंद ने भी इस सत्य को देखा था, इसलिए भारत की छवि निर्मित करने के लिए उन्होंने अतीत के ग्रंथों से या शास्त्रों से या महिमा मंडित की गई परंपराओं से भारत की छवि निर्मित करने की बजाय उन्होंने जीवनानुभव से भारत की छवि निर्मित की। एक जगह प्रेमचंद ने अपनी आकांक्षा के बारे में लिखा है कि मेरी कोई बहुत बड़ी आकांक्षा नहीं है, सबसे बड़ी आकांक्षा है स्वराज्य। हम आजाद हों और वह स्वराज्य मुट्ठी भर लोगों का न हो, बल्कि वह स्वराज्य भारत की सारी जनता के लिए स्वराज्य हो, सारी जनता के लिए खुशहाली लेकर आए, सारी जनता का जीवन बेहतर बने। तो एक भारत की एक छवि, एक जनता का एक तबका ऐसा है जो भारत से अपना नाता नहीं जोड़ पा रहा था। मंथरा जब कहती है कि कोई न होए हमें का हानि, चेरी छोड़ न होई प्राणी, तो एक जनता के एक बड़े भारी हिस्से में एक खास तरह की उदासीनता है इस बात को लेकर के, जिसकी ओर तुलसीदास इशारा करते हैं कि कोई भी राजा हो जाए हमें क्या फर्क पड़ना है, हमें तो वही जीवन जीना है जो जीवन हमारे लिए नियत है। नवजागरण के आलोक में और स्वयं अपनी मनीषा के आलोक में प्रेमचंद ने और प्रेमचंद के बहुत सारे सहधर्मी विचारकों, चिंतकों, लेखकों ने, कलाकारों ने इस सत्य को महसूस किया कि भारत की जनता का एक बड़ा हिस्सा है जो अलग थलग पड़ा हुआ है,
टैगोर जब कहते हैं कि ब्राह्मण आओ और अपने मन के पवित्र करके आओ, पतित आओ और अपने अपमान के सारे जो भूत है उसको उतार करके आओ। ये जो अलगाव है, उस अलगाव की ओर ध्यान प्रेमचंद का भी है। इसीलिए वो कहते हैं कि हम ऐसा स्वराज्य चाहते हैं जिस स्वराज्य में सबके लिए जगह, यह नहीं कि कुछ लोगों के लिए स्वराज्य में जगह हो और बाकी लोगों के लिए स्वराज्य में कोई जगह न हो। तो मैं आज की बातचीत के लिए एक इसी पहलू को पर केंद्रित करूंगा अपने को, और खास तौर से जो एक हमारे समाज में विषमता है और उस विषमता की वजह से एक बड़ा हिस्सा भारत से अपने को जोड़ नहीं पा रहा था, उदासीन था। और इतिहास से हमने ये सबक सीखा कि मुट्ठी भर आक्रमणकारी आते हैं और पूरे भारत को जीत कर चले जाते हैं। ये सारी जो घटनाएं इतिहास के दौर में हुई हैं, उसके मूल में यह जो एक आंतरिक विभाजन दिखाई पड़ता है, विषमता दिखाई पड़ती है, एक अलगाव दिखाई पड़ता है, वह अलगाव उसके मूल में है। इसे प्रेमचंद ने चिन्हित किया। इसलिए उन्होंने समता पर जोर दिया। 18 जनवरी 1934 को प्रेमचंद जागरण के संपादकीय में लिखते हैं, राष्ट्रीयता की पहली शर्त है वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच के भेद और धार्मिक पाखंड की जड़ खोदना। इसको वो राष्ट्रीयता की पहली शर्त बताते हैं और कहते हैं कि जिस राष्ट्रीयता का सपना हम देख रहे हैं, जिस राष्ट्र का सपना हम देख रहे हैं, उसमें जन्मगत वर्णों की गंध तक न होगी। वह हमारे श्रमिकों और श्रमिकों का साम्राज्य होगा, जिसमें न कोई ब्राह्मण होगा, न हरिजन, न कायस्थ, न क्षत्रिय। याद करिए टैगोर अपनी कविता में क्या कह रहे थे कि ब्राह्मण आएगा अपने ब्राह्मणत्व को छोड़ करके, और जो पतित है, जो दलित है, वह अपने अपमान को छोड़ करके आएगा और शुद्ध मनुष्य के रूप में नए भारत में दोनों जुटेंगे। लगभग उसी का भाष्य करते हुए प्रेमचंद कह रहे हैं कि जन्मगत वर्णों की गंध तक न होगी, वह हमारे श्रमिकों और श्रमिकों का साम्राज्य होगा, जिसमें न कोई ब्राह्मण होगा, न हरिजन होगा, न कायस्थ होगा, न क्षत्रिय होगा। उसमें सभी भारतवासी होंगे, सभी ब्राह्मण होंगे या सभी हरिजन होंगे। यानी ये जो ब्राह्मणत्व है या दलितत्व है या ये जो तमाम सारी विभेदन के, विभाजन के आधार बनाए गए हैं, वो सारे आधार नहीं होंगे। ऐसे भारत की संकल्पना प्रेमचंद कर रहे थे। मई 1932 में, और उनको ये लग रहा था, लेखक अपने परसेप्शन पर, लेखक या कोई भी व्यक्ति अपने परसेप्शन पर ही अपने जीवन का और परिस्थितियों का आकलन करता है। प्रेमचंद को ये लग रहा था कि जो परिवर्तन खास तौर से गांधी के आने के बाद राष्ट्रीय रंगमंच पर
जो परिवर्तन हमको दिखाई दे रहे हैं, उस परिवर्तन में यह भारत संभव है जिस भारत की वो कल्पना कर रहे थे, जिसमें दलित दलित नहीं होगा और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं होगा, सब भारतवासी होंगे और भारतीयता के, भारतवासी होने के स्तोत्र से बधे होंगे। कांग्रेस के कुछ सम्मेलनों और अधिवेशनों के दृश्य का बयान करते हुए प्रेमचंद कहते हैं 1932 के हंस के संपादकीय में कि कांग्रेस के स्वयंसेवकों में सभी जाति और बिरादरी के युवक एक साथ एक ही कैंप में रहते हैं, साथ खाते हैं, साथ सोते हैं। इन कैंपों में मुसलमान भी होते हैं और एक आध ईसाई भी निकल आता है। इस भांति एक संयुक्त राष्ट्र की बुनियाद पड़ गई है। एक संयुक्त राष्ट्र की बुनियाद पड़ गई है। एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसा भारत, एक ऐसा देश जिसमें ये जो शताब्दियों से चले आ रहे भेदभाव हैं, उन भेदभाव को छोड़ करके लोग सामान्य भूमि पर आने के लिए जैसे कि तैयार हो रहे हों, प्रेमचंद ये कह रहे हैं और ये देख भी पा रहे हैं। इसलिए कई सारे ऐसे निबंध प्रेमचंद को मिलेंगे जिसमें वो जो सवर्ण जातियां हैं, कभी जमींदारों से, कभी ब्राह्मणों से, सबसे अपील करते हैं जो जिस दुनिया में आप जी रहे हैं उस दुनिया में जीवन लंबा नहीं चलेगा और वह एक कृत्रिम जीवन है, उसमें मनुष्यता नहीं है। तो उस जीवन को छोड़ करके आप उस सामान्य भूमि पर उतर कर आइए जिस सामान्य भूमि पर सब भारतवासी के रूप में रह सके। ऐसा नहीं है कि सवर्ण होने की दिक्कतें नहीं है और ब्राह्मण होने की दिक्कतें नहीं है। संस्कार उपन्यास याद करिए कि किस तरह से वह ब्राह्मण ब्राह्मणत्व के चंगुल में फंसा हुआ और छटपटा रहा है। तो सामान्य मनुष्यता की भूमि पर उतरने की बात जब टैगोर या प्रेमचंद कर रहे हैं तो मुक्ति का विधान वो सबके लिए रच रहे हैं। ये जो वर्ण नाम की चीज है और वर्ण व्यवस्था ने जो विषमता पैदा की है, उस विषमता को प्रेमचंद स्वस्थ और उज्जवल भारत के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। और इसीलिए जैसा कि मैंने पहले ही उद्धरण में बताया कि जीवन का मतलब इस वर्ण व्यवस्था की जड़ खोदना हमारा पहला और बुनियादी कर्तव्य है। और इसके लिए प्रेमचंद ने जीवन भर संघर्ष किया और अब इसकी छवियां आपको उनके वैचारिक लेखन में दिखाई पड़ेगी, उनके सृजनात्मक लेखन में भी दिखाई पड़ेगी। जैसा कि मैंने कहा कि सभी पहलुओं पर एक साथ बात संभव नहीं है। मैंने इसके लिए अपनी बातचीत आगे बढ़ाने के लिए मैंने कुछ कहानियां चुनी और प्रायः वे कहानियां हैं जो सब
आपकी पढ़ी हुई होगी। एक कहानी है सदगति। सदगति में एक धर्म की सत्ता जिसके हाथ में है, वह किस तरह से अमानवीय हो गया है और धर्म की सत्ता के बल पर एक जीते जागते हाथ पैर वाले मनुष्य के साथ कैसा अमानवीय व्यवहार कर रहा है। ये सदगति में प्रेमचंद हमको दिखाते हैं। कहानी आपकी पढ़ी होगी कि वो अपनी बिटिया की शादी के लिए साइत विचरवाने जाता है और साइत न विचार के पंडित जी उससे बेगार लेने लगते हैं। उसे न खाने को मिलता है, न पीने को पानी मिलता है। यहाँ तक कि जब वो आग मांगने जाता है तो पंडिताइन इतनी कुपित होती हैं कि वहीं से आग उठा करके फेंक देती हैं और आग की चिंगारी से वो जल जाता है। उसके बाद का दृश्य, सब सारी सफाई और सारा काम करने के बाद अंत में पंडित जी निकलते हैं तो एक कड़ियल गांठ लकड़ी की है जो कहते हैं कि इसे तुम चीरो। वो कड़ियल गांठ चीर रहा होता है और वो गांठ इतनी, लकड़ी की गांठ इतनी कड़ियल है कि उसको चीरते चीरते वो थक जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। एक फिर मृत्यु के बाद जो दृश्य है, कई बार हमें लगता है कि प्रेमचंद ये जो अंतिम संस्कार है उसका भी एक आलोचना उसकी कर रहे हैं। कफन कहानी के उस विवरण को याद किया जाए जिसमें यीशु कहता है कि कैसा जमाना है कि जीते जी तन पर एक सूत न हो, लेकिन मरने के बाद कफन चाहिए। एक बाकायदा निबंध उन्होंने, प्रेमचंद ने लिखा है। और जिस तरह से अंतिम संस्कार होता है आमतौर पर, और जिसमें मृतात्मा के प्रति और मृत शरीर के प्रति जिस तरह से एक असंवेदनशील रुख दिखाई पड़ता है, पूरा लेख ही प्रेमचंद ने उस पर लिखा है। तो ये जो अंतिम संस्कार की आलोचना प्रेमचंद जगह जगह करते हैं, गोदान में करते हैं, कफन में करते हैं, सदगत कहानी के भीतर भी अंततः दुखी की का अंतिम संस्कार नहीं हो पाता है और ब्राह्मण देवता किस तरह से उसको रस्सी में बांध करके और ले जाते हैं। तो ये कहानी आप पढ़ें तो स्वयं एक मन का परिष्कार करने का भाव भी इस कहानी के भीतर है। इसे केवल यह न समझा जाए कि यह ब्राह्मण की आलोचना है। जैसा कि प्रेमचंद के समय में एक ज्योति प्रसाद निर्मल नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत प्रेमचंद को ब्राह्मण विरोधी और क्या क्या कहा था। तो प्रेमचंद ने जवाब दिया उनको कि ये जिन कहानियों को आप कह रहे हैं कि ये ब्राह्मणवादी ब्राह्मण विरोधी कहानियां हैं, वो सभी कहानियां जिन पत्रिकाओं में छपी है उन पत्रिकाओं के संपादक सब ब्राह्मण हैं। तो कोई मैंने उनको जबरदस्ती कोई उनका गला दबा के मैंने कहानी नहीं छपवाई। और अगर उन्हें लगता कि ये ब्राह्मण विरोधी कहानी है तो वो क्यों छापते।
साहित्य प्रेम अलग बात है, लेकिन धर्म थोड़ी कोई छोड़ेगा। तो पूरा विस्तार से प्रेमचंद ने लिखा है। तो उनका इरादा ब्राह्मण को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बदलना है जो ब्राह्मण होने की सीमा में संकीर्ण और संकुचित हो गया है, और संकीर्ण और संकुचित होकर के उसके साथ ही अमानवीय हो गया। प्रेमचंद का भारत जो होगा, जो वो चाहते थे, वो सपनों का भारत, जिस तरह की राष्ट्रीयता चाहते थे, उसमें ऐसी संकीर्णता और अमानवीयता के लिए गुंजाइश नहीं थी। इसलिए अपनी कहानी के माध्यम से वो ब्राह्मण के चित्त का परिष्कार कर एक यातना की वास्तविक स्थिति का परिचय तो दे ही रहे थे, लेकिन जब आप कहानी में इस यातना को पढ़ते हैं तो एक स्वाभाविक रूप से चित्त का परिष्कार होता है और लगता है कि अरे, यह कृत्य जो कर रहा है वह भी मनुष्य है क्या। तो एक तरह से चित्त के परिष्कार का काम भी प्रेमचंद कर रहे थे। दूसरी कहानी जो मैं जिसकी चर्चा करना चाहता हूं, वो कहानी है दूध का दाम। सॉरी, दूध का दाम नहीं, ठाकुर का कुआं। ये जो वर्ण व्यवस्था है उसके दूसरे स्तंभ ठाकुर साहब, ठाकुर का कुआं है। और जोखू बीमार है, जो दलितों के टोले का कुआं है, उस कुएं में पशु गया है, बदबूदार सड़ा हुआ पानी है, और बीमारी की अवस्था में जोखू अगर वो पानी पी ले तो उसकी तबीयत और खराब हो सकती है। गंगी नाम है उसकी पत्नी का। तो गंगी जोखू से मना करती है कि नहीं, तुम यह पानी मत पियो, और मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ दूसरे कुएं से, गांव के दूसरे कुएं से। जोखू को वास्तविकता का अंदाज है। वो कहता है कि कौन पानी देगा। ब्राह्मण देवता शाप देंगे, पानी नहीं देंगे। ठाकुर साहब लाठी मारेंगे, पानी नहीं देंगे। तो सभी वर्णों की प्रकृति के हिसाब से, और जो उस समय की एक सामंती समाज की सत्ता संरचना थी और पानी की, सबकी वो आलोचना करता है। फिर भी ये हिम्मत करती है और जाती है ठाकुर के कुएं पर। वहां ठाकुर के कुएं पर गांव की कुछ औरतें आई हैं जो पानी भर रही हैं, और वो छुप करके इंतजार करती है, और देखिए कि वहां भी जो गांव की स्त्रियां आई हैं और पानी भर रही हैं, वो आपस में बातचीत कर रही हैं। और वो जाहिर है कि कुआं ठाकुरों का है, तो स्त्रियां भी जो आई हैं पानी भरने, वो ठाकुरों की स्त्रियां हैं या सवर्ण स्त्रियां हैं। और उनके बीच जो बातचीत होती है, जो उस गंगी के कान में पड़ती है, वो किस तरह से उस सवर्ण समाज के भीतर पुरुषों का एक तरह से आधिपत्य है स्त्रियों पर, और स्त्रियों को, उसमें शब्द इस्तेमाल किया है प्रेमचंद ने, तो तुम लौड़ी नहीं हो तो क्या हो, दासी।
के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग होता है, तो तुम्हारी हैसियत दासी से ज्यादा क्या है। और जो दासी है उसको तो कुछ तनख्वाह भी मिलती है, तुम्हें तनख्वाह भी नहीं मिलती। तो ये पूरी बातचीत होती है। बातचीत के बाद वो पानी भरने जाती है। पानी जो भी उसका गगरा है वो पानी में डूब गया है और वो पानी खींच रही है। तब तक ठाकुर का दरवाजा खुला, और ठाकुर का दरवाजा खुला, प्रेमचंद कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो शेर का मुंह खुल गया हो। और जो भय पैदा हुआ, उस भय से गंगी के हाथ से रस्सी छूट जाती है, और वो गगरा जिसमें वो पानी भर रही थी, गगरा गिरता है, और देर तक गगरे की गिरने और डूबने की आवाज आती रहती है। और वो भाग करके जब घर पहुंचती है तो देखती है कि जोखू वही गंदा पानी पी रहा है। आपको याद होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एक कविता लिखी है कि कुआं ठाकुर का, खेत ठाकुर का, यह ठाकुर का, वह ठाकुर का, और हमारा क्या। ये वही ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं जिन्होंने पहली बार दलित दृष्टि से प्रेमचंद पर सवाल उठाया। लेकिन आप अगर ठाकुर का कुआं शीर्षक से ही उन्होंने कविता लिखी, और लगभग वही बात लिखी है जो ठाकुर का कुआं कहानी में है। मैं तो यहाँ पर प्रेमचंद, मैं एक दूसरी नजर से इन कहानियों को देख रहा हूं कि एक समाज के भीतर ऐसा मन बना हुआ है कि एक व्यक्ति को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, और ठाकुर की मूंछ या ठाकुर का रोब इस कदर हावी है कि वह पीने के लिए पानी नहीं दे रहा है। हमारा आध्यात्मिक देश है, धर्म प्रधान देश है, और पानी पिलाना इस देश में धर्म का काम माना जाता है। हमारे देखते देखते हमारे बचपन में गर्मी के महीनों में लोग प्याऊ लगवाते थे। तो एक तरफ पानी पिलाना धर्म है और प्याऊ लगवा रहे हैं, दूसरी तरफ गांव के बीमार आदमी को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। और सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा है कि कुएं से अगर दलित पानी ले लेता है तो वो कुआं अपवित्र हो जाएगा। तो ये अपवित्रता की जो धारणा है, और उस धारणा के साथ ठाकुर की जो एक अमानवीयता ठाकुर के भीतर पैदा हो गई है, उस अमानवीयता की ओर भी प्रेमचंद इशारा करते हैं। एक तीसरी कहानी, दूध का दाम। दूध का दाम कहानी में मुंशी जी हैं। प्रेमचंद खुद उसी जाति से जुड़े हुए थे जिस जाति के मुंशी महेश नाथ हैं। और महेश नाथ को यहाँ बेटियां ही बेटियां हो रही थी, बेटा नहीं हो रहा था। बेटा हुआ तो उनकी पत्नी को दूध नहीं हो रहा था, तो दूध पिलाने के लिए जो महिला प्रसव कराने में जिसने मदद की,
वही उसी से दूध पिलाने के लिए कहा गया, क्योंकि उसका छोटा सा बच्चा अभी 3 या 4 महीने का था, उसके दूध हो रहा था। वो दूध पिलाती है और उसी में एक दिन उसी के दूध पीने से महेशनाथ का बच्चा बड़ा होता है, पलता है, ये सब लोग जानते हैं। और वो एक दिन वो औरत सफाई करते हुए सांप काट लेता है, मर जाती है। और उसका बेटा मंगल, जिसके हिस्से का दूध महेशनाथ के बेटे को पिलाया जाता रहा है, वह अनाथ हो जाता है। तो अब इन्हीं के दरवाजे पर आता है, जो खाने में जूठन बचता है, वही जूठन उसको दे दिया जाता है। एक अद्भुत चीज प्रेमचंद इस कहानी में दिखाते हैं, और तमाम सारी कहानियों में दिखाया है उन्होंने, कि कोई जिसके साथ नहीं है उसके साथ एक पशु है। मंगल के साथ भी उसका एक कुत्ता है टॉमी, जो उसके साथ साथ चलता है। जूठन कुत्ते के लिए निकाला जाता है, और वही जूठन जूठन कुत्ते के लिए निकाला जाता है, और वही जूठन मंगल के भी हिस्से आता है। एक जगह है मंगल और महेशनाथ जी का बेटा, जो मंगल की माँ का दूध पी के बड़ा हुआ है, खेल रहे हैं और घोड़ा घोड़ा खेल रहे हैं। तो घोड़ा घोड़ा खेलने में आप सब जानते होंगे कि एक आदमी घोड़ा बनता है, दूसरा आदमी उसकी पीठ पर चलता है, थोड़ी देर वो चलेंगे। तो सब तजवीज करते हैं कि मंगल घोड़ा बनेगा, लेकिन मंगल भी जानता था कि ये सब बड़े घरों के बच्चे हैं और हमको घोड़ा बना देंगे, और अपनी बारी जब आएगी तो भाग जाएंगे। तो वो कहता है कि नहीं, पहले तुम बनो तब मैं बनूंगा। इसको लेके थोड़ी बहुत नोक झोंक होती है, फिर झगड़ा हो जाता है, और वो मना करता है कि तुम मेरे यहाँ मत आना। उसको भी अमर्ष होता है कि बताओ, मेरी माँ के दूध पी करके ये बच्चा बड़ा हुआ है, और अब इस तरह से हमारे साथ जूठन के लिए ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो थोड़ी देर तो वो सोचता है कि नहीं जाएंगे, लेकिन भूख जब तेज होती है तो साथ वो शाम को पहुंच जाता है। और उस समय छुप करके अंधेरे में खड़ा है, और कुत्ते से उसकी बातचीत हो रही है। और वो बड़ा मार्मिक प्रसंग है, जिसमें वो कुत्ते से अपनी भूख का और महेशनाथ की और महेशनाथ के परिवार की निष्ठुरता और अमानवीयता की चर्चा करता है, और ये कहता है कि दूध जो मेरी माँ ने पिलाया था, उसका क्या यही दाम है। और हर मुद्दे पर उसका कुत्ता टॉमी जो है, वो अपनी पूंछ हिला के जवाब देता है। तो एक तरह से देखें तो सवर्ण जातियां जो बनती हैं, और किस तरह से उनकी जो श्रेष्ठता है, उस श्रेष्ठता का संबंध किसी मानवीय गुण से नहीं है, किसी ज्ञान से नहीं है, किसी तपश्चर्या से नहीं है। वह सब जन्म जात मिले हुए अधिकारों से है। तो जन्मजात मिले हुए अधिकारों से है, और उन अधिकारों की वजह से ये जो उच्च वर्ग के लोग हैं, वो खुद कितने अमानवीय हो गए हैं और मनुष्यता से
के स्तर से किस हद तक नीचे गिर गए हैं। कई बार वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नारा याद आता है जिसमें कहा गया था कि देवदूतों को मनुष्य के स्तर तक ऊंचा उठा दो। तो ये जो भारतीय समाज में देवदूत बने हुए थे, जन्म के कारण, एक खास घर में जन्म लेने के कारण, एक खास कुल में जन्म लेने के कारण देवदूत बने हुए थे। प्रेमचंद ये बता रहे थे कि भविष्य का जो भारत होगा, उस भविष्य के भारत में अगर आपको रहना है तो इन सारी संकीर्णताओं से और अमानवीयता से ऊपर उठ करके आना होगा। प्रेमचंद एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे, एक ऐसे भारत का सपना देखना चाह रहे थे, देख रहे थे, और उस सपने को सच करने के लिए, यथार्थ में बदलने के लिए वो संघर्ष कर रहे थे अपने लेखन के माध्यम से। वह यही था कि किस तरह से विशेषाधिकार आदमी को आदमी नहीं रहने देता है। भारत, जो नया भारत होगा, वह अतीत के गौरव से गौरवान्वित होकर के नहीं रह सकता। वर्तमान में भारत को अपने लिए नए तरह का गौरव अर्जित करना होगा, और इस नए तरह के गौरव को अर्जित करने के लिए भारत के नागरिक को, भारत के मनुष्य को समता की भूमि पर उतरना होगा। और इसके लिए वो एक तरह से आईना भी दिखा रहे थे कि देखो, यह आईना देखो, इस आईने में तुमको अपनी जो शकल पर इतना इतना गुमान है, तुमको अपनी ध्वजा पर इतना गुमान है, वो ध्वजा कितनी बदरंग है, कितनी कुरूप है, कितनी अश्लील है। अगर तुम मनुष्य होना चाहते हो तो इस अश्लीलता से बाहर आओ। यह प्रेमचंद लगातार कह रहे हैं। एक और कहानी की याद मुझे आ रही है। पूस की रात कहानी। पूस की रात कहानी में आप सब जानते हैं कि दुखी है, और दुखी के साथ यहाँ भी एक कुत्ता है। यानी प्रेमचंद, एक अद्भुत बात है कि प्रेमचंद के भारत में एक संवेदनशील जो मानवेतर प्राणी है, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे दो बैलों की कथा के बैल हो, जो मनुष्य के साथ पशुओं का एक भाईचारा बना हुआ है, उसके लिए भी जगह है। वो पूरी कहानी आप याद करिए कि पूस की रात में उस ठंड में किस तरह से, ठंड से बचने के लिए वो आग जलाते हैं। आदमी और कुत्ता मिलकर के आग जला रहे हैं, और आग जलती है। आग के जलने के बाद गर्मी पैदा होती है। उस गर्मी में उसको नींद आ जाती है। नींद बहुत गहरी आती है, और नीलगायें आकर के उसका सारा खेत चर जाती है। साल भर की मेहनत बेकार होती है। और सुबह जब नींद खुलती है तो जबरा और दुखी दोनों चकित भी होते हैं और दुखी भी होते हैं, और जिस तरह से घर लौट रहे हैं, एक दूसरे का दुख साझा करते हुए, एक दूसरे की निराशा साझा करते हुए, वो अद्भुत दृश्य है। और
उस दृश्य की याद मुझे इसलिए आई और यहाँ जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि पूस की रात पर केदारनाथ सिंह ने एक कविता लिखी है, पूस की रात पुनश्च। कविता लंबी है, कविता पूरी मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा। कविता का आखिरी हिस्सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो पाठकगण, इस तरह खत्म हुई 20वीं शताब्दी के एक पूस के महीने की वह लंबी अथाह महाभारत जैसी रात। और जब सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा, कोहरे से निकलकर एक पतली सी पगडंडी पर युधिष्ठिर और उनका कुत्ता दोनों हिमालय से वापस आ रहे। बर्फ ने उन्हें गलाने से इनकार कर दिया था। एक अद्भुत बात है कि महाभारत जैसा उदात्त ग्रंथ और उस उदात्त ग्रंथ और उसके जो सबसे बड़े धर्मात्मा और सत्यवादी राजा हैं युधिष्ठिर, जिनके साथ सारे युद्ध के बाद, समाप्ति के बाद एक कुत्ता ही बच गया था जिसके साथ वो स्वर्गारोहण उन्होंने किया, उसके बरक्स केदारनाथ सिंह दुखी दुखी और इसको हल्कू और उसके कुत्ते को उसके बरक्स रखते हैं और एक भारत जो मिथकीय भारत है, उस मिथकीय भारत के समानांतर एक जो यथार्थ भारत है, एक वास्तविक भारत है, उस भारत को उसके समानांतर रख देते हैं। और जाहिर है कि ये तभी कर पाते हैं केदारनाथ सिंह जब प्रेमचंद ने यह कहानी लिखी। हिमालय उनको गला नहीं पाया था। ये जो किसान है भारत का, उसकी जो जिजीविषा है, उसकी जूझने की विकट परिस्थितियों में सब कुछ तबाह हो गया है। सारी साल भर की मेहनत बेकार हो गई है। उसके बाद भी वो सारी जो अमानवीयता की बर्फ है, वह बर्फ उसके इरादों को, उसके मंसूबों को, उसकी जिजीविषा को, उसकी जीवनी शक्ति को खत्म नहीं कर पाते हैं। एक लेख प्रेमचंद ने श्री कृष्ण पर लिखा है, श्री कृष्ण और भावी जगत। प्रेमचंद ने राम कथा भी लिखी है और प्रेमचंद की उस राम कथा को भी हमें देखना चाहिए और कभी अवसर मिलेगा तो उस पर बात करेंगे। कृष्ण पर जो निबंध लिखा है उसमें अपने ढंग की व्याख्या करते हैं प्रेमचंद और उपकार जैसी जो धारणा है उस पर बात कर रहे हैं। जब तक यह न सिद्ध हो जाए कि उपकार से क्या अभिप्राय है, तब तक इस बात का समर्थन भारत नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेमचंद यह देख रहे थे कि कोई एक चीज एक मुट्ठी भर लोगों के लिए के लिए उपकार है, तो एक बृहत्तर भारतीय
समूह के लिए अपकार है। इसलिए वो चिताते हैं कि जब तक उपकार का अभिप्राय नहीं स्पष्ट हो जाए, भारत उपकार का समर्थन नहीं कर सकता। जिस तरह उपकार शब्द का व्यवहार किया जा रहा है, उससे तो यह विदित होता है कि उपकार का आशय स्वार्थ के सिवा और कुछ नहीं है। यह स्वार्थ बुद्धि वर्तमान जगत को संग्राम का क्षेत्र बनाए हुए है। समाज में जो विषमता फैली है, उसका कारण यही स्वार्थोपासना है। प्रेमचंद जिस भारत का सपना देख रहे थे, उस भारत में स्वार्थोपासना की गुंजाइश नहीं है। ऐसे स्वार्थ की जो बड़ी बड़ी उदात्त उपकार और भी सत्य और तपस्या और तमाम सारी बड़ी बड़ी बातों के भीतर स्वार्थोपासना जो चल रही है, उस स्वार्थोपासना को प्रेमचंद उसका पर्दाफाश करते हैं, उसका खुलासा करते हैं, उसको खारिज करते हैं और एक सच्चे मनुष्य की अवतारणा करते हैं, जो कि संवेदनशील हो, जो मानवीय हो, जो श्रमशील हो। ऐसे मनुष्य ही भारत के मुस्तकबिल का निर्माण कर सकते हैं। प्रेमचंद ये कहना चाहते हैं। याद करिए, रंगभूमि उपन्यास के भीतर जो उसका नायक है सूरदास, और वह भी दलित वर्ग का व्यक्ति है, उसको नायक प्रेमचंद ने बनाया है। और बहुत प्रसिद्ध बातचीत है मिठुआ की। वो जो झोपड़ी है जिसमें सूरदास रहता है, जिसको कि जला दिया गया है, और समस्या है कि कहाँ रहेंगे। सूरदास कहता है फिर झोपड़ी बनाएंगे। मिठुआ कहता है और फिर जला दिया तो कहा फिर जब बनाएंगे। कहा और 100 बार जला दिया तो कहा 100 बार बनाएंगे। 1000 बार जलाएंगे, 1000 बार बनाएंगे। प्रेमचंद एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं, उदात्त भारत की, संवेदनशील भारत की और दृढ़ भारत की, जो विपत्तियां चाहे जितनी आए, जितनी बार आए, दृढ़ता से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। और मुकाबला करते हुए जो मानवीय गरिमा है और मनुष्य का जो औदात्य है, उस औदात्य को बनाए रखते हुए। तो कई बार मुझे लगता है कि ये जो झोपड़ी सूरदास की जला दी गई है, और उसे बार बार उस झोपड़ी को वो बनाने की बात करता है, संकल्प लेता है। तो प्रेमचंद ने जिस भारत का सपना देखा था, हम साफ साफ देख रहे हैं कि आजादी के बाद जो भारत बना, उसमें वो सारी चीजें, वो जो सपनों का नीड़ बना रहे थे प्रेमचंद, उस सपनों का नीड़ तो बना नहीं। भारत अलग था और इंडिया अलग था। इंडिया और भारत के बीच एक भारी गैप था, और वह गैप, वह अंतराल, वह वैषम्य निरंतर बड़ा होता जा रहा है, गहराता जा रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो जो रूपक दिया प्रेमचंद ने सूरदास की झोपड़ी का, कि ये हमारी जो झोपड़ी है वो बन के रहेगी। आज आप जलाओगे, कल हम फिर बनाएंगे।
तो प्रेमचंद के भारत पर विचार करते हुए भारत की उस जिजीविषा से हमारी भेंट होती है जो नए के निर्माण के लिए बार बार संकल्पबद्ध होता है, जैसे कि रंगभूमि का सूरदास दिखाई पड़ता है। मित्रों, इस माध्यम में और इस विषय पर मैंने पहले ही अपनी सीमा प्रकट कर दी थी कि मैं इसका बहुत सुयोग्य व्यक्ति नहीं हूँ इस विषय पर बोलने के लिए, न मेरी उतनी तैयारी है। फिर भी मैंने कुछ बातें जितनी मेरे समझ में आई आपके सामने रखी और आपने इसे ध्यान से सुना। इसके लिए मैं आप सबके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं और एक बार फिर सूर्य नारायण जी और विवेक निराला के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि इस विपरीत परिस्थिति में जबकि एक अज्ञात भय हमारे चारों तरफ मंडरा रहा है, इस विपरीत परिस्थिति में आपसे संवाद करने का अवसर दिया। अगर